तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का वो है क्या, फोर्स। फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसके पास टेंडेंसी होती है क्या, स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करने की। उस एक्सटर्नल एजेंसी को हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच टेंड्स टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ सिस्टम। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड, कि जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स क्या है? इसको हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, नेचर और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैग्नीट्यूड हम लोग क्या बोलेंगे? जिसके पास क्या हो? वैल्यू हो, कोई क्वांटिटी हो, वैल्यू हो, जैसे कि 10 न्यूटन, 20 न्यूटन ये। डायरेक्शन क्या है? जो डायरेक्शन मतलब क्या है? एंगल हमको बताना है कि किसी भी एक्सिस से, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, उसके रिस्पेक्ट में क्या एंगल है। वो एंगल क्या बताता है? इसका डायरेक्शन बताता है। सेकंड, नेचर कैसा है? हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। ये क्या बताता है? नेचर को डिफाइन करता है। जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ऑब्जेक्ट की किस पॉइंट पे हम इसको फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, वही क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। सपोज दैट एक स्क्वायर है मेरे पास, इसके सेंटर पे अगर मैं फोर्स को लगा रहा हूँ, तो इस सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर क्या हो गया? उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर ये एक स्क्वायर है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 30 डिग्री एंगल पे, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? 10 न्यूटन। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। नेचर कैसा हो जाएगा? ये बाहर की ओर लग रहा है, यानी कि पुल हो जाएगा। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? सेंटर पे लगा रखा है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया? सेंटर हो गया। ये यहाँ पे लिखा है सेंटर। पुल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेंसाइल भी बोल सकते हैं। और अगर पुश है तो उसे क्या बोल सकते हैं? कंप्रेसिव भी बोल सकते हैं। कंप्रेसिव भी बोल सकते हैं। ठीक। अब टाइप ऑफ लोड की बात करते हैं। टाइप ऑफ लोड क्या होता है? टाइप ऑफ लोड तीन तरह के हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट, या फिर हम कहते हैं एक्सियल। दूसरा कहते हैं सेंट्रिक, या फिर हम कहते हैं नॉन एक्सियल। और तीसरा है शियर। जो डायरेक्ट लोड है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है: टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड। ठीक है। तो अब ये एक्सियल नॉन एक्सियल आपको ये देखना है यहाँ पे। एक्सियल नॉन एक्सियल ये मेन आपको याद रखना है, इसी से आया है एक्सियल नॉन एक्सियल शियर, ये तीन याद रखिएगा बस। एक्सियल को हम लोग डायरेक्ट भी कहते हैं और नॉन एक्सियल को हम लोग सेंट्रिक भी कहते हैं। अब ये हम लोग कैसे देखते हैं? जैसे कि एक्सियल कब कहेंगे, इसेंट्रिक कब कहेंगे और शियर कब कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक्सियल की बात कर रहे हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, इसका कोई सेंटर लाइन होगा। सेंटर लाइन क्या करेगा? ऑब्जेक्ट यानी बॉडी को दो सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड करेगा। तो एक सेंटर लाइन है। तो अगर फोर्स इस सेंटर लाइन यानी क्या? एक्सिस। ये क्या है? एक्सिस। अगर फोर्स इस एक्सिस पे लग रहा है, अगर फोर्स इस एक्सिस पे लग रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एक्सियल। नाम क्या हो जाएगा? एक्सियल। तो फोर्स लगाने के दो तरीके हैं। इस पे हम फोर्स कैसे लगा सकते हैं? जैसे मेरा ये जो मैंने लाइन खींचा है, जो बीच में मैंने जो लाइन खींचा है, यही क्या है? मेरा एक्सिस है। ये मेरा क्या है? एक्सिस है। अब इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स मैं कैसे लगा सकता हूँ? एक तो मैं बाहर की ओर लगा सकता हूँ। ठीक है। बाहर की ओर है तो मतलब क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट में क्या क्रिएट कर रहा होगा? टेंशन क्रिएट कर रहा होगा। तो इसको कहेंगे हम लोग एक्सियल टेंसाइल फोर्स। इस ग्रीन वाले का नाम क्या हो जाएगा? एक्सियल एक्सियल टेंसाइल फोर्स। क्यों? एक्सिस पे लग रहा है इसलिए एक्सियल, बाहर की ओर लग रहा है इसलिए टेंसाइल। लेकिन अगर यही फोर्स मैं अंदर की ओर लगाऊं, अगर यही फोर्स मैं अंदर की ओर लगाऊं एक्सिस पे ही, यही की फोर्स मैं अंदर की ओर लगाऊं एक्सिस पे ही, तो एक्सिस पे लग रहा है तो इसलिए नाम हो गया एक्सियल। और अंदर की ओर लग रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो कंप्रेसिव कंप्रेसिव फोर्स। इसका पूरा नाम क्या आ जाएगा? एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। एक्सिस पे लगेगा तो एक्सियल, एक्सिस पे नहीं लगेगा तो नॉन एक्सियल। अब एक्सिस पे लगने वाले को क्या बोल रहे हैं?
एक्सिस पे लगने वाले को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट भी बोल रहे हैं। और एक्सिस पे दो केसेस हैं, एक्सियल में दो केसेस है, एक तो टेंसाइल है जो बाहर की ओर लगेगा, ये एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। और दूसरा क्या है, कंप्रेसिव है जो अंदर की ओर लगेगा, ये एग्जाम्पल दे रखा है। एक्सियल को एक और क्या नाम दिया है इन्होंने, डायरेक्ट। एक्सियल का एक और नाम क्या है, डायरेक्ट। इन्होंने डेफिनेशन क्या लिखा है, व्हेन द लोड whose लाइन ऑफ एक्सिस coincides with द एक्सिस ऑफ बॉडी। जो लोड है, जैसे कि ये जो लोड है, ये एक लोड लग रहा हूँ मैं, तो इस लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन क्या मतलब है, लोड को क्या करो आप आगे पीछे एक्सटेंड कर दो, आगे पीछे एक्सटेंड कर दो। तो यही क्या हो गया इसका, लोड का क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन हो गया। और जो बॉडी का जो लाइन ऑफ एक्शन है, बॉडी का जो लाइन ऑफ एक्शन है, बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये। अगर दोनों एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहे हैं तो उस लोड को क्या कहेंगे हम लोग, डायरेक्ट लोड या फिर एक्सियल लोड कहेंगे। ठीक। फिर उन्होंने क्या पॉइंट बोला है कि डायरेक्ट लोड जो होता है, डायरेक्ट लोड ऑलवेज एक्ट एट द सेंट्रॉइड ऑफ द मेंबर, हमेशा सेंट्रॉइड ऑफ मेंबर पे लगता है, मेंबर के सेंट्रॉइड पे लगता है। ठीक। ये हो गया टेंसाइल। टेंसाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, पुल भी बोलते हैं। ठीक। और कंप्रेसिव को क्या बोलते हैं हम लोग, पुश। कंप्रेसिव को क्या बोलेंगे हम लोग, पुश। सेकंड आता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक या फिर इसका एक और नाम है क्या, नॉन एक्सियल। क्या नाम है, नॉन एक्सियल। ठीक। एक्सिस पे ना लगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, नॉन एक्सियल। एक्सिस पे ना लगे उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एक्सियल। जैसे कि अभी यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया था और उसका एक्सेस ड्रॉ किया था, एक्सेस ड्रॉ किया था। अगर इस एक्सिस पे लोड लगा रहा हूँ मैं अंदर की ओर तो एक्सियल कंप्रेसिव हो गया। अगर इसी एक्सिस पे लोड लगा रहा हूँ मैं बाहर की ओर तो एक्सियल कंप्रेसिव हो गया। एक्सियल नाम जुड़ रहा है क्यों, क्योंकि एक्सिस पे लग रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब मैं एक्सिस पे ना लगाऊं, मैं कहीं और लगा दूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन एक्सियल। क्यों, क्योंकि एक्सिस से हट के है। एक्सिस आपका यहाँ है और लोड आपका कहीं और लग रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, नॉन एक्सियल। अच्छा, एक्सिस और इस लोड के बीच में जो दूरी है, इस दूरी को कहते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी। इस दूरी को कहते हैं हम लोग क्या, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, इसीलिए यहाँ से इसका नाम पड़ा है क्या, इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिसिटी की वजह से नाम क्या पड़ा है, इसेंट्रिक लोड या फिर नॉन एक्सियल। अच्छा, एक चीज है कि एक्सियल और जो नॉन एक्सियल है दोनों में एक कॉमन चीज है, एक्सियल और नॉन एक्सियल, एक्सियल लोड और नॉन एक्सियल में एक चीज कॉमन है, क्या, कि जो भी लोड है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये एक्सिस है, इसका ये एक्सिस है, तो जो भी लोड है वो या तो एक्सिस पे कॉन्साइड करेगा या तो एक्सिस से हट के रहेगा। लेकिन दोनों ही केस में क्या है, जो भी लोड है वो एक्सिस के पैरेलल ही है। अगर कॉन्साइड है तो पैरेलल दिख रहा है आपको साफ साफ, अगर एसेंट्रिक है, हट के है, नॉन एक्सियल है, तो भी क्या है, लोड को पैरेलल ही होना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक्सिस पे ना लगा रहा हूँ, मैं ऐसे लगा रहा हूँ लोड। तो ये आपका क्या है, ये आपका ना ही एक्सियल है और ना ही आपका नॉन एक्सियल है। नॉन एक्सियल होने के लिए क्या जरूरी है, एक्सिस के पैरेलल लगना चाहिए और एक्सिस से पास नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन है इसके लिए, क्या कंडीशन है, दो। पहली कंडीशन क्या है कि एक्सिस के पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्सिस पे नहीं होना चाहिए, नॉट एट एक्सिस, नॉट एट एक्सिस। तभी मैं क्या कहूंगा, इसको नॉन एक्सियल कहूंगा। थर्ड टाइप का जो फोर्स है वो क्या है, शियर फोर्स। अब आप लोग देख लोगे कि जब एक्सेल की बात कर रहा हूँ या जो नॉन एक्सेल की बात कर रहा हूँ, दोनों ही केस में जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये मैंने सेंटर लाइन बनाया, अगर एक्सेल कह रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लोड क्या लगा रहा हूँ, एक्सिस के ऊपर ही लगा रहा हूँ, एक्सिस पे कॉन्साइड कर रहा हूँ। अगर अंदर है तो कंप्रेसिव, बाहर है तो टेंसाइल। तो ग्रीन वाला क्या है, एक्सियल लोड है, अंदर है तो एक कंप्रेसिव, एक्सियल कंप्रेसिव, बाहर है तो एक्सियली टेंसाइल। लेकिन अगर नॉन एक्सियल की बात करूं यानी एसेंट्रिक की बात करूं तो लोड कैसे लगेगा, एक्सिस से हटके बट एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस से हटके या फिर एक्सिस से पैरेलल। ठीक है। दोनों ही केस में मुझे एक चीज दिख रहा है, दोनों ही केस में मुझे एक क्या चीज दिख रही है, कि चाहे मैं एक्सियल की बात करूं चाहे मैं नॉन एक्सियल की बात करूं, दोनों ही लोड क्या है, या तो एक्सिस के कॉन्साइड है या तो एक्सिस के पैरेलल है। कोई भी फोर्स इसमें परपेंडिकुलर या किसी एंगल पे नहीं है। तो शियर के केस में क्या कहते हैं, शियर के केस में क्या कहते हैं,
कि वैसा फोर्स जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है, वैसा फोर्स जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे लोग? शेयर फोर्स कहेंगे। अगर ये एक्सिस है तो एक्सिस के परपेंडिकुलर उसको क्या कहेंगे लोग? शेयर फोर्स कहेंगे। ठीक। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मान लो ये एक्सिस है तो आप ये एक वर्ड यूज कर सकते हो, क्या? टेंजेंशियली। अगर ये ऑब्जेक्ट का एरिया है, ऑब्जेक्ट का एरिया है तो ऑब्जेक्ट के एरिया के टेंजेंशियली मतलब कैसा हो जाएगा? यही तो हो जाएगा, एरिया के पैरेलल ही तो हो जाएगा। ये एरिया है तो एरिया के पैरेलल, और जो एरिया के पैरेलल होगा वो एक्सिस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? शेयर फोर्स। जो शेयर फोर्स है, ऐसा जरूरी नहीं है कि शेयर फोर्स ऑब्जेक्ट के एंड में ही लगे, ऑब्जेक्ट के बीच में भी आपको इस तरह से शेयर फोर्स लगा हुआ दिख सकता है। ठीक। ये तीन तरह के फोर्स थे। ठीक। और जो फोर्स है वो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं मुझे फोर्स लगाना है तो मुझे कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो जो ऑब्जेक्ट पे हम लोग लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम लोग बॉडी। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? बॉडी। और बॉडी की डेफिनेशन कैसे बताएंगे? जिसका एक डेफिनेट शेप हो और जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? बॉडी। बॉडी को तीन टाइप होते हैं बॉडी के। एक होता है रिजिड बॉडी, और एक होता है इलास्टिक, तीसरा है क्या? प्लास्टिक बॉडी। ये तीन पार्ट में बॉडी को बताया गया। रिजिड बॉडी इसको बोला गया है जिस पे, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, आप उस पर कितना भी फोर्स लगा लो, कितना भी फोर्स लगा लो, उसके शेप और साइज में चेंज नहीं आ रहा है। अगर शेप और साइज में चेंज नहीं आ रहा है तो इस बॉडी को क्या कहेंगे हम लोग? रिजिड बॉडी। जिसके अंदर डज नॉट अंडरगोज एनी चेंज इन डायमेंशन, जिसके अंदर डायमेंशन में कोई भी चेंज ना है, आप चाहे कितना भी लोड लगा दीजिए उसके बॉडी शेप और साइज में कोई चेंज ना है, उसको कहेंगे रिजिड। ये क्या होता है? ये हाइपोथेटिकल है, मतलब कि मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि कोई एक बॉडी है जो रिजिड बॉडी है, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। बट परफेक्टली अगर कहें तो रिजिड बॉडी नाम का परफेक्ट रिजिड बॉडी कुछ नहीं है। ठीक है। सेकंड आता है आपका इलास्टिक बॉडी। ऐसी बॉडी जिसपे, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ, ऐसी बॉडी जैसे कोई बॉडी है, अगर मैं इस पे लोड लगाऊं तो ये डिफॉर्म कर जाएगा। डिफॉर्म क्या कर जाएगा? मतलब कि अपना शेप और साइज चेंज कर देगा। बट जैसे ही मैं फोर्स को हटाऊंगा, जैसे ही मैं फोर्स को हटाऊंगा, वो वापस से क्या आ जाएगा? अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए। तो वैसे बॉडी को क्या कहते हैं हम लोग? इलास्टिक बॉडी। ऐसी बॉडी जो डिफॉर्म तो हो, बट जैसे ही मैं लोड हटाऊं, लोड लोड लगाने पे डिफॉर्म तो हो, लोड लगाने पे जिसका शेप और साइज चेंज तो हो जाए, बट जैसे ही मैं लोड हटाऊं वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, वैसी बॉडी को क्या कहेंगे हम लोग? इलास्टिक बॉडी। और ऐसे में इलास्टिक बॉडी के केस में जो डिफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? टेम्परेरी होता है। वो कैसा होता है? टेम्परेरी होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता है। टेम्परेरी का मतलब क्या है? जब तक लोड रहेगा तभी तक डिफॉर्मेशन रहेगा, लोड हटा तो वापस ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। ठीक। प्लास्टिक बॉडी में क्या होता है? प्लास्टिक बॉडी के केस में क्या है? जो डिफॉर्मेशन है वो कैसा हो जाता है? परमानेंट हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? परमानेंट हो जाता है। ठीक। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट पे लोड लगाया, अगर मैंने ऑब्जेक्ट पे लोड लगाया और बॉडी डिफॉर्म कर गई, बॉडी में शेप और साइज चेंज कर गया, तो अगर अब मैं लोड हटा भी दूंगा, अगर अब मैं लोड हटा भी दूंगा तो भी ये जो चेंज हुआ है ऑब्जेक्ट में, ये जो चेंज आया है लोड लगाने की वजह से, ये वापस से लौट के अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा। ये ऐसा ही रह जाएगा, ये ऐसा ही रह जाएगा। तो इस तरह की बॉडी को हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक बॉडी। इसमें लिखा है नॉट कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑन रिमूवल ऑफ लोड। लोड हटाने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस लौट के नहीं आता है। ये कैसा इसमें डिफॉर्मेशन होता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? चेंज इन शेप एंड साइज। चेंज इन शेप एंड साइज, इसी को कहते हैं क्या? डिफॉर्मेशन। अगर मैं डिफॉर्मेशन वर्ड बोल रहा हूँ मतलब क्या? शेप और साइज में चेंज की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया फोर्स। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसके पास टेंडेंसी है स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करने का। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
इसकी यूनिट न्यूटन होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स चार तरह के हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, नेचर और पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स लिखा जाएगा तो आपको ये चार पॉइंट आपको मेंशन करना है। फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन होता है, नेचर होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। डायरेक्शन मतलब कि एंगल होगा किसी ना किसी एक्सेस के रिस्पेक्ट में, किसी ना किसी एक्सेस यानी एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, इसके रिस्पेक्ट में। नेचर मतलब कि मैं उसको या तो मैं पुल कर रहा हूँ या तो मैं पुश कर रहा हूँ। पुल की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, टेंसाइल लोड। पुल पे मैं क्या बोल सकता हूँ, टेंसाइल लोड। और पुश पे मैं क्या बोल सकता हूँ, कंप्रेसिव लोड। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्या मतलब है, मैं किस पॉइंट पे लोड लगा रहा हूँ। वो लोड कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे लगेगा, तो वो किस पॉइंट पे मैं लगा रहा हूँ उसी को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फिर टाइप ऑफ लोड हम लोगों ने देखा, डायरेक्ट होता है जिसको हम लोग एक्सियल कहते हैं, एसेंट्रिक होता है जिसे हम लोग नॉन एक्सियल कहते हैं, और तीसरा क्या होता है, शेयर। एक्सिस पे लगा, एक्सिस पे कौन साइड है, तो क्या कहेंगे, एक्सियल। और इसका दूसरा नाम क्या है, डायरेक्ट। अगर एक्सिस पे कौन साइड नहीं है, एक्सिस से हट के लग रहा है और एक्सिस के पैरेलल है, तो उसे कहेंगे नॉन एक्सियल। और इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, इसेंट्रिक। ये दोनों ही, एक्सियल हो चाहे इसेंट्रिक या नॉन एक्सियल हो, ये दोनों ही क्या है, लोड या तो एक्सिस पे कॉन्साइड कर रहा है या तो एक्सिस के पैरेलल है। इसमें से कोई भी फोर्स एंगुलर नहीं है, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है। शेयर में यही चीज बोल रहा है कि अगर मैं लोड एक्सिस के परपेंडिकुलर लगाऊं तो वो लोड क्या हो जाएगा, शेयर। एक्सिस के दो टाइप है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। अगर लोड मैं बाहर की ओर लगा रहा हूँ तो टेंसाइल है, अगर लोड मैं अंदर की ओर लगा रहा हूँ तो कंप्रेसिव है। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने देखा क्या है, बॉडी। बॉडी क्या है, ऐसी ऐसी चीज जिसको जिसका डेफिनेट शेप हो और जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो। ठीक। बॉडी तीन तरह के हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है, जिसके अंदर कोई भी शेप और साइज चेंज ना हो, चाहे आप कितना भी लोड लगा दो उसमें कोई भी चेंज ना हो, उस बॉडी को क्या कहेंगे हम लोग, रिजिड बॉडी। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट रिजिड बॉडी करके कुछ भी नहीं है। ठीक। इलास्टिक बॉडी क्या है, इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों के केस में डिफॉर्मेशन तो होगा। डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, शेप और साइज चेंज तो होगा, लेकिन इलास्टिक के केस में क्या है, डिफॉर्मेशन कैसा होगा, टेम्परेरी। अब प्लास्टिक के केस में डिफॉर्मेशन कैसा होगा, परमानेंट। टेम्परेरी कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, जब आप लोड हटा दोगे, जैसे मैंने मान लो कोई रबर है, रबर को मैंने खींचा और ये एलोंगेट हो गया, एलोंगेट हो गया, इसका लेंथ बढ़ गया, तो अगर मैं लोड हटा दूंगा तो वापस से वो उसी शेप और साइज का हो जाएगा जैसे बिना लोड लगाए पहले था, तो वो हो गई इलास्टिक। लेकिन अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मैंने उस पर मैंने लोड लगाया और इसका डिफॉर्मेशन हो गया, इसकी लेंथ बढ़ गई, अब मैं लोड हटा दे रहा हूँ और लोड हटाने के बाद भी अगर ये बढ़ा हुआ लेंथ ही रह जा रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, बढ़ा हुआ लेंथ ही रह जा रहा है, तो इसको क्या कहूंगा मैं, प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक में डिफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, परमानेंट हो रहा है, इलास्टिक में कैसा हो रहा है, टेम्परेरी हो रहा है। ठीक। इसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेसिड्यू फोर्स per unit cross section area. It is the ratio of internal reactive force developed per unit cross section area. तो देखिए, जब भी स्ट्रेस पूछा जाए, आगे बहुत से टॉपिक दिखेंगे आपको, स्ट्रेस, स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। ये आपको दो दो नंबर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और अगर इसमें से तीन चार को अगर कोलैब कर दिया इन्होंने तो ये 7 नंबर का भी क्वेश्चन बना देते हैं। इसका न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है। जब भी कुछ भी ये पूछा जाएगा, आपको क्या करना है, आपको चार पॉइंट मेंशन करना है। वो चार पॉइंट क्या है, पहले क्या करोगे आप, डेफिनेशन मेंशन करोगे। दूसरा क्या, फॉर्मूला। तीसरा, क्या सिंबल यूज करते हैं उसके लिए। चौथा, उसकी यूनिट क्या होती है। ये चार चीज ही आपको क्वेश्चन में हर एक टॉपिक के लिए आपको मेंशन करना है। डेफिनेशन क्या है, जो उसका फॉर्मूला है उसी को आप थ्योरेटिकल के फॉर्म में लिख दो, वही उसका डेफिनेशन है। सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू है पॉइसन रेशियो के लिए, ई है यंग्स मॉडुलस के लिए, के है बल्क मॉडुलस के लिए, जी है शियर मॉडुलस के लिए। ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेस स्ट्रेस को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, स्ट्रेस की अगर डेफिनेशन कहें आप,
स्ट्रेस की अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यही डेफिनेशन हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, इंटरनल रेस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। ये होगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, इट्स यूनिट इज, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर mm स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है? जैसे एक चीज और समझिए, स्ट्रेस और प्रेशर में थोड़ा सा अंतर है। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है? लोड अपॉन एरिया होता है। और जो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है? लोड अपॉन एरिया होता है। बट ये जो लोड है ये एक्सटर्नली अप्लाइड है, एक्सटर्नली अप्लाइड, ये आप अप्लाई कर रहे हो। और ये जो लोड है ये इंटरनली, इंटरनल रेजिस्टिंग, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है जो डेवलप हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है, ये आप अप्लाई नहीं करो, ये डेवलप हो रहा है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। और ये जो लोड है प्रेशर के केस में, जो प्रेशर के केस में लोड है वो एक्सटर्नली अप्लाई लोड है, ये आप अप्लाई कर रहे हो। अगर ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसके ऊपर कोई लोड अप्लाई नहीं करूंगा तो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स भी डेवलप नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, इसको कहेंगे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। जब तक लोड नहीं रहेगा तब तक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स नहीं रहेगा। अगर कोई लोड नहीं है तो कोई इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, अगर लोड है तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स भी है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, जब भी प्रेशर की बात करेंगे तो हमारा हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। और अगर स्ट्रेस की बात करें तो क्या हो जाएगा? इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जो स्ट्रेस है वो तीन तरह के हैं। स्ट्रेस है तीन तरह के, डायरेक्ट स्ट्रेस जिसको हम नॉर्मल भी कहते हैं, शियर स्ट्रेस, और तीसरा क्या है? बेंडिंग। देखिए स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस का अगर डेफिनेशन देखें तो हमने क्या बोला? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। फोर्स ही तो है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, फोर्स ही तो है। फोर्स के अगर हम लोगों ने तीन टाइप दिखे थे, जैसे कि यहाँ पे फोर्स के हम लोगों ने तीन टाइप दिखे थे यहाँ पे। टाइप फोर्स मतलब क्या? लोड की बात कर रहे हैं ना, फोर्स मतलब क्या? लोड की बात करें। तो अगर लोड तीन तरह के हैं, फोर्स तीन तरह के हैं, तो स्ट्रेस भी तो तीन ही तरह के होंगे, स्ट्रेस भी तो तीन ही तरह के होंगे। एरिया तो सबके लिए कांस्टेंट है। तो क्या होता है? अब देखिए, अगर मैं अगर मैं एक्सियल फोर्स लग रहा हूँ, एक्सियल का दूसरा नाम क्या था? डायरेक्ट लोड। तो डायरेक्ट लोड ले रहा हूँ तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। इसको एक और क्या नाम दे दिया लोगों ने? नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, वहां पे लोड के केस में, एक्सियल यानी कि डायरेक्ट लोड के केस में दो तरह के होते थे, टेंसाइल लोड होता था, कंप्रेसिव। तो स्ट्रेस भी कैसा हो गया? टेंसाइल स्ट्रेस हो गया और कंप्रेसिव हो गया। ठीक, तो जब मैं डायरेक्ट लोड लगा रहा हूँ या एक्सियल लोड लगा रहा हूँ तो जो डेवलप स्ट्रेस मिल रहा है वो डायरेक्ट स्ट्रेस मिल रहा है या फिर नॉर्मल स्ट्रेस मिल रहा है। अगर एक्सियल टेंसाइल लोड है तो एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर एक्सियल कंप्रेसिव लोड है तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट। ठीक, लेकिन अगर आप नॉन एक्सियल लोड लगा रहे हो, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट, इस पे आपने क्या किया? नॉन एक्सियल लोड लगाया, आपने क्या किया? एक्सिस से हटके इस तरीके से लगाया। तो अब क्या होगा? तो अब इसमें किस केस में क्या होगा कि आप देख रहे हो एक्सिस के राइट साइड आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया है, तो एक्सिस के राइट साइड वाला जो पार्ट है बॉडी का वो तो दबेगा, लेकिन लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या है? वो क्या होगा? एक्सटेंड होगा। तो बॉडी क्या होने की कोशिश करेगा? ये बेंड होने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? बेंड होने की कोशिश। और इस बेंडिंग को रोकने के लिए जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैसा होगा? बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक, तो बेंडिंग स्ट्रेस के केस में कैसा लोड लगा रहे हैं हम लोग? नॉन एक्सियल लोड, नॉन एक्सियल लोड। और डायरेक्ट के केस में कैसा लोड लगा रहे हैं हम लोग? एक्सियल लोड। अब शियर की बात करते हैं, तो शियर के केस में ऑब्वियस सी बात है, जो लोड लगेगा वो शियर लोड लगेगा, शियर लोड लगेगा, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो इस लोड को रेजिस्ट करने के लिए जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा वही क्या होगा? हमारा शियर स्ट्रेस होगा। यही पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यही पॉइंट आपका लिखा हुआ है, लिखा है दैट एक्ट नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसके, और एक्ट एक्सियली इज कॉल्ड डायरेक्ट स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। दो तरह के हैं, दो तरह के हैं, दो तरह के स्ट्रेस हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस
बाहर की ओर लोड लगा रहे हैं तो लोड अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, टेंसाइल। कंप्रेसिव स्ट्रेस अंदर की ओर लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव। शियर स्ट्रेस परपेंडिकुलर लगा रहे हैं एक्सिस के तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये मैंने इस तरह से बनाया है, ये कोई एक वर्क पीस है, ठीक है, रिवेट है ये क्या है, ये रिवेट है, ये रिवेट है, ठीक है। तो इसका एक्सिस कुछ इस तरह से पास हो रहा होगा। आप ये जो लोड लगा रहे हो, इस रिवेट के कैसे लगा रहे हो आप, रिवेट के एक्सिस के कैसे लगा रहे हो आप, परपेंडिकुलर लगा रहे हो। तो ये लोड क्या हो जाएगा, ये इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा, शियर स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। बेंडिंग के केस में क्या है, इसेंट्रिक लोड लगेगा यानी कि नॉन एक्सियल लोड लगेगा। अच्छा, तीनों तरह के जो लोड है, अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूँ तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सिग्मा एन। अगर बेंडिंग स्ट्रेस की बात करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, सिग्मा बी। अगर शियर स्ट्रेस की बात करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, टाउ। नॉर्मल स्ट्रेस में भी क्या था, नॉर्मल यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस में भी क्या था, टेंसाइल और कंप्रेसिव होता था। तो अगर टेंसाइल लोड है तो सिग्मा टी रिप्रेजेंट करूंगा, अगर कंप्रेसिव लोड है तो सिग्मा सी रिप्रेजेंट करूंगा। बेंडिंग एज इट इज, कंप्रेस और शियर एज इट इज। ये हमारा स्ट्रेस तक का पोर्शन था। इसके बाद आएगा स्ट्रेन, उसके बाद आएगा हमारा क्या, पॉइजन रेशियो। फिर ऐसे ही करके हम लोग आगे और पॉइंट देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।